हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कुछ डायमेंशनल एनालिसिस की प्रॉब्लम्स। और जो ये प्रॉब्लम डिस्कस करूँगा वो सभी स्टूडेंट्स के लिए एडवांटेज देंगी, चाहे वो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हों, कॉम्पिटिशन्स की प्रिपरेशन करने वाले, और चाहे बेसिक फिजिक्स को सीखने वाले। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स की सीरीज है ये निश्चित तौर से आप सबको लाभान्वित करेगी किसी न किसी रूप में। तो इसमें मैंने 10 फिजिकल पैरामीटर्स यूज किए हैं और इनमें डायमेंशंस मुझे कैलकुलेट करनी है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशंस है, नंबर 2 पर सरफेस टेंशन की है, थर्मल कंडक्टिविटी की डायमेंशन है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, चार्ज और पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, SC/E² की डायमेंशंस और CP/CV की डायमेंशंस। तो ये हमारे 10 वेरिएबल्स हैं जिनकी मैं यहाँ डायमेंशन एनालिसिस से कैलकुलेशन कराऊंगा। और बाकी जो इसी क्रम में कुछ डायमेंशन एनालिसिस की और यूनिट और डायमेंशन पर कुछ आगे भी वीडियो दूंगा। तो पहली जो डायमेंशंस मैं वैल्यूट करा रहा हूँ इसमें वो है जी की डायमेंशंस, कि जी की डायमेंशन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन को हम कैसे कैलकुलेट करें। तो हम सब जानते हैं कि जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो कैसे इंट्रोड्यूस होता है कि अगर दो मास बॉडी हैं, एक बॉडी का मास m1 है, दूसरी बॉडी का मास m2 है। इफ दीज आर टू बॉडीज, मास m1 और दूसरी बॉडी का मास है m2, दोनों के बीच का सेपरेशन r है, तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अट्रैक्टिव नेचर का होता है। तो F की जो वैल्यू होती है इस एक्सप्रेशन में वो होती है F = -G m1 m2 अपॉन r², जहाँ G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m1 m2 इन दोनों के मास हैं, r इन दोनों के बीच का सेपरेशन है। तो इस फॉर्मूले को लिख लें और इस फॉर्मूले के बाद में G की वैल्यू को एवेल्यूट कर लें। माइनस केवल अट्रैक्शन बताता है, तो डायमेंशन के तौर पर जो G की डायमेंशन होगी वो होगी FR² अपॉन m1 m2। दिस इज़ द डायमेंशंस ऑफ G। अब हम सब जानते हैं कि जो फोर्स है वो हमारा फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। तो मास की जो डायमेंशंस है वो कैपिटल M से दिखाई जाती है, एक्सेलरेशन की डायमेंशंस LT-2 होती है, r² की डायमेंशंस यहाँ से L² होगी, और m1 m2 की डायमेंशंस दोनों की ले लेंगे, इसकी भी कैपिटल M होगी डायमेंशंस और m2 की भी कैपिटल M होगी। तो यहाँ से हम इसे सॉल्व कर लेंगे और ये सॉल्व करके हमें एक m से m कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू एवल्यूट हो जाएगी वो होगी m-1 L³ और T-2। तो ये हम इजीली एवल्यूट कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन किए दे रहा हूँ कि अगर दो मासिव बॉडी हैं, मास m1 और m2, और उनके बीच का सेपरेशन अगर r है तो वो दोनों एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करती हैं जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। और उस फोर्स की जो वैल्यू है वो होती है -G m1 m2 अपॉन r², जहाँ m1 और m2 मास ऑफ द बॉडीज हैं, जो दो बॉडी हैं m1 और m2, और r इनका सेपरेशन है, और G है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन को हम कैसे एवल्यूट करें। माइनस केवल यहाँ पर अट्रैक्शन बताता है, तो G की डायमेंशंस फोर्स r² को इधर ले जाएं तो G = FR² अपॉन m1 m2। F की जो डायमेंशंस है फोर्स हम जानते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, और एक्सेलरेशन की डायमेंशंस, एक्सेलरेशन जो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मीजर होता है, तो LT-2 उसकी डायमेंशंस होगी, तो फोर्स की डायमेंशंस MLT-2 होगी। उसके साथ साथ r² की डायमेंशंस, r की डायमेंशन लेंथ होगी, तो r का स्क्वायर L² हो जाएगा। और m1 m2 में जब मास की डायमेंशंस लेंगे तो कैपिटल M और m2 की भी कैपिटल M से M कैंसिल आउट होगा, तो m-1 ये ऊपर चला जाएगा, L और L² ये L³ बना देंगे और T-2। तो G की डायमेंशंस ये होगी। बहुत ज़्यादा बार पूछी जाती है कॉम्पिटिटिव दुनिया में, ज़रूरत पड़ती है इसकी। क्वेश्चन नंबर 2 कैलकुलेट कर रहा हूँ डायमेंशंस सरफेस टेंशन की। सरफेस टेंशन जो होता है, अगर हमारा कोई लिक्विड है तो लिक्विड की लेयर के ऊपर फोर्स जो पर यूनिट लेंथ अप्लाई होता है उसे हम सरफेस टेंशन फोर्स कहते हैं। तो T की डायमेंशंस जो होगी वो फोर्स पर यूनिट लेंथ होगी, और फोर्स की डायमेंशंस हम सब वाफिक हैं। फोर्स जो होता है वो MLT-2 होता है, और L जो होगा उसकी लेंथ होगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ कह रहे हैं, तो कैपिटल L इसकी डायमेंशंस होगी। तो ये हमारा सिंपली MT-2 डायमेंशंस कैलकुलेट हो जाएगी सरफेस टेंशन की। तो यहाँ पे T को मैं मेंशन भी किए दे रहा हूँ सरफेस टेंशन, क्योंकि यहाँ T जो है वो टाइम के लिए दिखा रखा है और ये T जो है ये सरफेस टेंशन के लिए। तो सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन = फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स को सिंपली हम डायमेंशंस में लिख दें MLT-2। स्मॉल l में जो लेंथ है फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है सरफेस टेंशन, तो स्मॉल l की जगह कैपिटल L ले लें और फिर L से L कैंसिल आउट करें MT-2। और दूसरा इसका एक फार्मूला होता है H = 2t cos θ
अपॉन आर रो जे, इससे भी निकाल सकते हैं। ये मैं होमवर्क में दिए देता हूँ, आप इससे कैलकुलेट करके देखें ना। यहाँ ये h हाइट है, t यहाँ सरफेस टेंशन है, r रेडियस है, रो डेंसिटी है और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। यहाँ से भी t कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये दो तरीके इसके हो सकते हैं। एवोल्यूशन के और भी तरीके होते हैं, लेकिन मैंने दो यहाँ डिस्कस कर दिए हैं। थर्ड डिस्कस कर रहा हूँ, जो थर्ड प्रॉब्लम है इसी में। थर्ड में कहा गया है कि थर्मल कंडक्टिविटी की डायमेंशंस कैलकुलेट करें। तो अगर दो बॉडी हैं और बॉडियों के टेम्परेचर θ1 और θ2 हैं, ये अगर यहाँ पे इनके बीच का सेपरेशन अगर d है, तो जो हीट का फ्लो होगा Q, उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी Q बराबर K θ1 माइनस θ2 अपॉन d इंटू टी। दिस इज द एक्सप्रेशंस ऑफ द Q। जो अमाउंट ऑफ हीट फ्लो होगा वो एरिया पर निर्भर करेगा, यहाँ का एरिया पर निर्भर करेगा, इन दोनों के टेम्परेचर डिफरेंस पर निर्भर करेगा, इनके सेपरेशन पर निर्भर करेगा और टाइम पर निर्भर करेगा। तो यहाँ से हम K की डायमेंशंस इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। Q जो है हीट फ्लो है, जो फ्लो हो रही है। तो हीट की जो है, हीट एक एनर्जी होती है, तो एनर्जी की डायमेंशंस जो होगी वो हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो एनर्जी की डायमेंशंस Q की डायमेंशंस होगी और एनर्जी होती है mc², तो ml² t-2 इसकी डायमेंशंस होगी। उसके साथ साथ इस d की डायमेंशंस इधर ले आएँ, ये d की डायमेंशंस l होगी। उसके साथ साथ यहाँ पे जो डायमेंशंस के तौर पे एरिया को ले आएँ, एरिया की डायमेंशंस L2 होगी। θ1 माइनस θ2 केल्विन में नपेगा, तो यहाँ पे केल्विन ले लें K, और T के लिए कैपिटल T ले लें। तो ये हमारी K की डायमेंशंस होगी, क्योंकि K को हम सिंपली जो लिख पाएंगे, K को लिख पाएंगे QD अपॉन एरिया इंटू θ1 माइनस θ2 इंटू T। तो यहाँ से डायमेंशंस इजीली कैलकुलेट हो जाएगी। Q में ये हीट है, हीट एक एनर्जी है, तो एनर्जी का फ्लो जो होगा वो एनर्जी की डायमेंशन से ले लें ml2 t-2, क्योंकि एनर्जी जो होती है वो mc² होती है और c की डायमेंशन L-1 होती है, तो mc² की डायमेंशंस हो जाएगी ml² t-2। और यहाँ पे जो हमारा d की जगह पे लेंथ आ जाएगा, a की L² आ जाएगी, θ1 माइनस θ2 की केल्विन, और इसकी जो है टाइम के लिए कैपिटल T आ जाएगा। यहाँ से इसे सॉल्व कर दें, तो यहाँ से जो डायमेंशंस जो हमारी एवोल्यूट होगी कैपिटल K का मतलब, ये मैं इसे थोड़ा बड़ा किए दे रहा हूँ, ये हमारा कैपिटल K है। ये जो स्मॉल k है ये टेम्परेचर के लिए बता रहा है, क्योंकि टेम्परेचर केल्विन में मेजर करते हैं। तो यहाँ से कैपिटल K की डायमेंशन से इजीली हम एवोल्यूट कर पाएंगे। यहाँ से देखें क्या हमें वैल्यू एवोल्यूट होकर आती है, L² से L² कैंसिल होगा, तो ये m आ जाएगी यहाँ से डायमेंशंस m, l यहाँ से आएगा दिस l, और ये t-3 आ जाएगा दिस, और k-1, ये हमारी K की डायमेंशंस आ जाएगी। मैं एक बार इसे चेक किए दे रहा हूँ, K की डायमेंशंस हमारी क्या आएगी। ये जो मैं प्रॉब्लम्स सब करा रहा हूँ ये SC वर्मा की प्रॉब्लम्स हैं जो मैं सॉल्व ले रहा हूँ। ये K की डायमेंशंस होगी ml-t-3 k-1। तो ये आंसर हमारा एग्जैक्ट सही है। तो इसे चेक भी कर लिया है मैंने एक बार, कहीं गलती ना हो। तो ये हमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि फॉर्मूले हमें ज़रूर याद होने चाहिए, तभी हम ये डायमेंशन से इजीली एवोल्यूट कर पा रहे हैं। इसके लिए इस फॉर्मूले की ज़रूरत है। सरफेस टेंशन के लिए फोर्स पर यूनिट लेंथ की ज़रूरत है। जी को निकालने के लिए F बराबर माइनस GM1 M2 अपॉन R² की ज़रूरत है। तो ये जो तीन प्रॉब्लम्स थी, इनमें हम देख रहे थे कि ये जो अगर हमें ये फॉर्मूले पता हैं तो इनके बाद में हम इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चौथी जो प्रॉब्लम्स है वो हमारी है ईटा कैलकुलेट करने की। ईटा को हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशंस हम कैसे कैलकुलेट करें। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए हमारे पास में जो जनरल दो फार्मूले हैं, जो बहुत वेल नोन फार्मूले हैं, जिन्हें हम 12 से ही यूज करने लगते हैं। एक तो विस्कस फोर्स का फार्मूला होता है, विस्कस फोर्स इजकल टू 6 पाई ईटा RV। तो इससे भी बहुत इजीली हमारी कैलकुलेट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से फोर्स की डायमेंशंस ले लें, यहाँ से R की डायमेंशंस ले लें रेडियस की, और यहाँ V की ले लें वेलोसिटी की, और ईटा की डायमेंशंस यहाँ से कैलकुलेट कर लें। और एक हमारे पास में जो फार्मूला है वो है F इजकल टू ईटा A dV अपॉन dx। अगर हमारी दो लेयर्स हैं और इन दो लेयरों के बीच में एक पार्टिकल वेलोसिटी v से चलते हैं, दूसरी पे v प्लस dv से चलते हैं, इन लेयरों के बीच का सेपरेशन dx है, तो एक लेयर दूसरे के ऊपर जो रिटार्डिंग फोर्स अप्लाई करेगी उसकी वैल्यू विस्कस फोर्स इजकल टू ईटा A dV अपॉन dx होगी। तो यहाँ से ईटा हम सिंपली कैलकुलेट कर लें, तो ईटा की डायमेंशंस जो होगी वो हम यहाँ से देखें, वो हमारी सिंपली आ जाएगी F अपॉन A और dV अपॉन dx। तो फोर्स की ले लें, फोर्स की हम बार बार यूज कर रहे हैं।
फोर्स की डायमेंशंस होती है एम ए का मतलब एम एल टी माइनस टू, क्योंकि एक्सीलरेशन की होती है एल टी माइनस टू, एरिया की एल स्क्वायर होगी, और डी वी अपॉन डी एक्स की जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है उसकी हम आसानी से निकाल सकते हैं। वी की डी वी की आ जाएगी एल टी माइनस वन और डी एक्स की एल आ जाएगी। तो ये डायमेंशंस इजीली कैलकुलेट होंगी। एल से एल कैंसिल आउट कर दें तो यहाँ से वैल्यू हमें सिंपली आ जाएगी एम एल माइनस वन, और ये देखें एल की एल से एल कैंसिल आउट किया है, एल अपॉन एल स्क्वायर, तो यहाँ से एल एक पावर कम होगी और ऊपर जाएगा तो माइनस वन, और टी माइनस टू ये है और टी माइनस वन यहाँ है, तो ये हमारा टी माइनस वन रह जाएगा। तो ये हमारी डायमेंशंस 4 फिजिकल पैरामीटर्स की मैंने एवोल्यूट कर दी हैं। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन होगी एम एल माइनस वन टी माइनस वन, के की थर्मल कंडक्टिविटी की डायमेंशन होगी एम एल टी माइनस वन के माइनस वन, यहाँ के केल्विन है, ये कैपिटल के जो थर्मल कंडक्टिविटी को शो कर रहा है। सरफेस टेंशन की फोर्स पर यूनिट लेंथ होगी एम टी माइनस टू होगी, और कैपिटल जी की डायमेंशंस एम माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू होगी। तो ये 4 डायमेंशंस हमने 4 प्रॉब्लम्स ये डिस्कस किए हैं एक ही साथ। कुछ और प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ, और मैं सदा कहना चाहूँगा जितनी भी कंपटीशंस हैं चाहे इंडिया में आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाएं, डायमेंशन एनालिसिस ऑलवेज एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर रहता है, और इसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके रखें। सबके फार्मूलों को देखें कहाँ से हमें इजी पड़ती है डायमेंशन से एवोल्यूट करनी, क्योंकि हमें ये भी है कि प्रॉब्लम हमारी हो जाए और मिनिमम समय में हो जाए। तो ये लेके नीट का एग्ज़ाम हो, जेई का एग्ज़ाम हो, चाहे हमारा नेट का एग्ज़ाम हो, जितने भी हम फिजिक्स के कोई भी एग्ज़ाम देख रहे होते हैं, पीटी के एग्ज़ाम देख रहे होते हैं, सब जगह डायमेंशन एनालिसिस से प्रॉब्लम आती हैं। तो इसलिए डायमेंशन एनालिसिस को बहुत अच्छे से करके रखें। डायमेंशन एनालिसिस की कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स भी करके चलें और सबसे सिंपल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करके चलें। तो कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स की सीरीज में जो आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो डायमेंशन एनालिसिस की प्रॉब्लम्स हैं। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों की डायमेंशंस में इसमें एवोल्यूट कर रहा हूँ, और ये लेक्चर पूरा कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स प्रोफेसर एस.सी. वर्मा की जो बुक है उससे मैं डिस्कस कर रहा हूँ सभी चीज़ों को। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये बुक परचेज करेंगे और इसकी जो कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स की श्रृंखला इसको पूरा तैयार करेंगे, क्योंकि अगर एक बार आपके कंसेप्ट तैयार हो जाते हैं तो कॉम्पिटिशन्स की राहें आपके लिए सदा ही आसान हो जाती हैं। मैं 5th प्रॉब्लम ले रहा हूँ। 5th में डिस्कस करूँगा क्योंकि किस तरीक़ा से हम डायमेंशन कैलकुलेट करें चार्ज की। 6 में डिस्कस करूँगा वी की कैसे कैलकुलेट करें। 7 में डिस्कस करूँगा सी की कैसे कैलकुलेट करें कैपेसिटेंस की, और डी में कैलकुलेट करूँगा कि रेजिस्टेंस की आर की कैसे कैलकुलेट करें। 9th में डिस्कस करूँगा एस सी अपॉन ई का स्क्वायर की डायमेंशन कैसे कैलकुलेट करें, नेट का आया हो क्वेश्चन है दिस वन। और 10th में डिस्कस करूँगा सी पी और सी वी की डायमेंशंस कैसे कैलकुलेट करें। तो 4 मैंने डिस्कस की थी और 6 ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ आगे। तो इसमें मेरा टारगेट था कि 10 प्रॉब्लम डिस्कस कर दूँ डायमेंशंस की, और आपसे कहूँगा कि आगे की प्रैक्टिस और बढ़ा दें। और भी कुछ मैं वीडियो दूंगा जहाँ बहुत ज़्यादा अप्लाइड प्रॉब्लम्स डिस्कस करूँगा डायमेंशन एनालिसिस की। तो क्योंकि डायमेंशंस के लिए हम क्या करें कि आई जो है हमारा करंट होती है Q अपॉन टी, तो ये हम जो चार्ज पर यूनिट टाइम का जो फ्लो है वही हमारा करंट कहलाता है। तो यहाँ से Q की डायमेंशन सिंपली कैलकुलेट हो जाएगी। Q की डायमेंशंस के लिए हम लिखेंगे I इंटू टी। आई की डायमेंशंस होती है एम्पियर, ए से दिखाते हैं इसे, और स्मॉल टी की जो होगी वो हमारी कैपिटल टी होगी टाइम। तो Q की डायमेंशंस जो होगी वो A इंटू टी होगी। तो ये हमारे लिए आसान है, और ये याद रखें कि A जो है यहाँ एम्पियर को शो कर रहा है। कई बार इसे I से भी दिखा देते हैं, कई बार A से दिखा देते हैं। तो A से दिखाएं तो Q की डायमेंशंस A इंटू टी होगी। V निकालें तो V को निकालने के लिए हम क्या करें, V का एक सिंपल फार्मूला होता है V इक्वल टू W अपॉन Q। अगर हमारा चार्ज Q है उसे पोटेंशियल डिफरेंस V से कैरी ऑन किया जाता है, ले जाया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस V पे, तो वहाँ पर वर्क जो होगा वो W होगा। तो W का फार्मूला होता है Q इंटू V। V जहाँ पे पोटेंशियल है, Q चार्ज है और W वर्क है। तो यहाँ से हम सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं वर्क जो है। उसके लिए हम क्या करें, वर्क का फार्मूला होता है हमारा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन Q कर दें, और यहाँ से सिंपली कैलकुलेट कर दें। फोर्स की जो वैल्यू है वो हमारी रहती है डायमेंशन के तौर पे MLT माइनस टू, लगातार मैं डिस्कस करता रहा हूँ। डी की जो डायमेंशंस होगी वो L होगी, और Q की डायमेंशंस अभी यहाँ पे इवेल्यूट हमने की है A इंटू टी होगी। तो V की यहाँ से हम डायमेंशंस इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो V की डायमेंशंस में देखें हमें क्या मिलेगा, V की डायमेंशंस हमें मिलेगी डायमेंशंस ऑफ V इक्वल टू M, दिस
और एल देखें, एल हमारा आ रहा है एक यहाँ से पावर, एक यहाँ से, तो ml2 एल और एल स्क्वायर हो जाएगा। और ये वैल्यू जो है ऊपर चली जाएगी एक पावर, और ये नेगेटिव में कर देगी, t-2 था और एक पावर यहाँ से t-1 पहुँचेगी और a-1। तो ये v डायमेंशन होगी। ये सब डायमेंशन की ही प्रॉब्लम में डिस्कस कर रहा हूँ। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ v, दिस इज द डायमेंशन ऑफ q। एक बार फिर से समझ लें दोनों डायमेंशनों को। I इजकल टू क्यू बाई टी से हम क्यू की डायमेंशन से वैल्यूट कर सकते हैं। Q बराबर I इंटू टी। करंट जो होती है वो चार्ज पर यूनिट टाइम का फ्लो जो है वो करंट कहलाती है। तो Q यहाँ से हमें क्यू की डायमेंशंस कैलकुलेट करनी थी। I इंटू टी लें, I को एम्पियर में मेजर करते हैं, A से नोट करते हैं, स्मॉल t को डायमेंशनली कैपिटल T से शो करते हैं जो हमारा टाइम है। तो यहाँ पे इसकी डायमेंशंस A इंटू टी होगी। उसके बाद हम V की कैलकुलेट करें पोटेंशियल की, तो V जो होता है अगर चार्ज Q है पोटेंशियल डिफरेंस V से कैरी ऑन किया जाता है, तो पोटेंशियल V की जो वैल्यू होती है वो W अपॉन Q होती है। तो W की जो है डायमेंशंस निकाल लें वर्क की, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से अपॉन Q। फोर्स की डायमेंशंस ml-2 होगी, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन L होगी, Q की डायमेंशन A इंटू टी होगी। तो V की डायमेंशंस यहाँ से हम कैलकुलेट कर पाएंगे m, और ये देखें L में पावर L इंटू एल स्क्वायर, और ये देखें टाइम में क्या बनना है t-2 और t ये ऊपर जाएगा t-3 और ये -1। तो ये Q की डायमेंशन हो गई, ये V की हो गई। C की डायमेंशंस के लिए हम सिंपली जाएं। C की डायमेंशंस को, C का जनरल फार्मूला हमारा होता है Q अपॉन V। अगर हमारा एक प्लेट के ऊपर चार्ज Q लगाई जाए इंडक्शन से, इसके सामने जो वाली प्लेट है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है और बाहरी सतह पे पॉजिटिव चार्ज आता है, उसको ग्राउंडेड कर देते हैं तो कैपेसिटेंस बन जाता है। कैपेसिटेंस जो होता है वो चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसको हम कैपेसिटेंस कहते हैं। तो C का जो एक्सप्रेशन है वो सिंपली जो होता है वो Q अपॉन V होता है। Q की डायमेंशन यहाँ से हम कैलकुलेट कर चुके हैं ऑलरेडी A इंटू टी, और यहाँ से जो V की डायमेंशन हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो यहाँ पे पुट कर दें ml2 t-3 और a-1। यहाँ से देखें क्या हमारी डायमेंशंस यहाँ से एवोल्यूट होगी। तो यहाँ से जब हम डायमेंशंस में जाएंगे तो यहाँ से डायमेंशंस हमारी आएगी m-1, क्योंकि पावर में जाएगा -1 हो जाएगा। L में देखें L स्क्वायर यहाँ से बन रहा है, ऊपर जाएगा तो L-2 मिलेगी हमें। और यहाँ पे जो T है जो टाइम को दिखा रहा है t-3 ये है, ऊपर जाएगी t3 हो जाएगी तो t4 होगा, क्योंकि t-3 ऊपर जाकर t3 और 1 पावर ये है तो t4 बन जाएगा। और a-1 की जगह पर जब ये इसे ऊपर लेके जाएंगे तो ये a ऊपर आएगा, a यहाँ से आएगा तो ये a स्क्वायर बन जाएगा। तो डायमेंशन जो है इसकी C की डायमेंशंस जो बनेंगी वो बनेंगी हमारी m-1, L-2, t4 और a स्क्वायर। मैं एक बार चेक किए दे रहा हूँ डायमेंशंस जो बन के आई। Q की डायमेंशंस में चेक कर रहा हूँ। Q की डायमेंशंस जो होंगी वो हमारी होगी I इंटू टी या A इंटू टी, एक ही बात है। उसके बाद जो डायमेंशंस हैं वो निकाली गई है हमारी पोटेंशियल डिफरेंस V की डायमेंशन होगी ml2 और t-3 और I-1 या A-1, ये एक ही बात है। पेपर में देखना पड़ता है कि I से दिखा रखा है या A से दिखा रखा है, तो कई बार इसे A से भी दिखा देते हैं, कई बार I से भी दिखा देते हैं। तो ये भी हमारा ठीक एवोल्यूट हो गई है। C की डायमेंशन है m-1, L-2 और t4 I स्क्वायर या A स्क्वायर, ये भी बिल्कुल सही एवोल्यूट हो गई है। अब हमारे पास 3 क्वेश्चंस और बचे हैं। R की डायमेंशंस के लिए हमें फिर से कुछ नहीं करना है। R की डायमेंशंस होमवर्क में सॉल्व कर दें। R होता है V अपॉन I ओम्स लॉ के हिसाब से, कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई हो रहा है, करंट I फ्लो हो रही है, तो V बराबर IR से हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, R बराबर V अपॉन I। तो V की डायमेंशन से हम एवोल्यूट कर चुके हैं ऑलरेडी दिस वन, और I की डायमेंशंस यहाँ से एवोल्यूट कर चुके हैं। I की डायमेंशंस सिंपली ले सकते हैं A का मतलब है एम्पियर, या I से भी उसे दिखा देते हैं। तो R की वैल्यू सिंपली V अपॉन I से आएगी। क्वेश्चन 9 में मैं बता दूं एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है SC अपॉन लैम्डा। ये फोटोन के लिए अप्लाई होता है। एनर्जी जो होती है फोटोन की वो होती है SC अपॉन लैम्डा। लैम्डा जहाँ वेवलेंथ है, तो लैम्डा की जो वैल्यू है ये सिंपली हमारी जो आएगी वो SC अपॉन E आएगी, और लैम्डा स्क्वायर करेंगे तो ये SC अपॉन E स्क्वायर आएगी। और इस पूरे की जो डायमेंशन है वो लैम्डा स्क्वायर की डायमेंशन के बराबर होगी। लैम्डा क्योंकि वेवलेंथ है, वेवलेंथ जो नपती है वो लेंथ में नपेगी, और लेंथ की जो डायमेंशन है वो L होती है, तो L स्क्वायर इसकी डायमेंशन होगी।
तो SC/E² की डायमेंशन L² होगी नेट की आई हुई प्रॉब्लम में, और इजीली हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। CP/CV की डायमेंशंस की जहाँ तक बात है तो CP और CV की डायमेंशंस जो है वो सेम होती हैं। ये CP होता है dQ/dt एट कॉन्स्टेंट P, और ये जो होता है वो होता है CV dQ/dt एट कॉन्स्टेंट V। तो मैं इसका थोड़ा सा हिंट ये देता हूँ। dQ जो है अमाउंट ऑफ हीट है जो टेम्परेचर dt राइज करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है यूनिट टेम्परेचर को राइज करने के लिए वो CP कहलाता है। तो ये एनर्जी है। एनर्जी की डायमेंशंस हम सब जानते हैं mL² और T-2 होती है, और टेम्परेचर की जो है वो केल्विन में नापते हैं। तो ये केल्विन ऊपर चला जाएगा, दिस K-1 आ जाएगा। तो ये हमारी डायमेंशंस इसकी होगी और इसकी भी डायमेंशन सेम होगी। तो ये 10 प्रॉब्लम में डिस्कस कर रहा था डायमेंशन से। मुझे उम्मीद है कि ये सब की समझ आई होंगी। तो डायमेंशंस को बहुत साउंडली करके चलें और अपने कंसेप्टों को इनरिच करें। कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स की जो सीरीज है वो जारी रहेगी। मैं कुछ और वीडियो आगे अपलोड करूँगा, तो इसे लगातार फॉलो करते रहें और इसी पैटर्न पर अपनी तैयारी को बढ़ाते रहें। डायमेंशन एनालिसिस बहुत क्रूशियल चैप्टर है, जिससे हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स बनती हैं, बहुत सारी कंपटीशंस में आती हैं। तो इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।